अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी करे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सूले माशियत के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताऊंगी कि सूले माशियत के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं, और अगर इन्हीं एमसीक्यूज को आप अच्छे से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर 90% कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 90% आपके एमसीक्यूज जो हैं वो इसी में से आएंगे। सो लेट्स सी, जैसे कि आपका सबसे पहले आ गया वर्ड ऑफ इकोनॉमिक has been derived from the oikonomos which is the word of the language। तो हमारे पास इसमें आ गया कि इकोनॉमिक्स जो है किस जुबान का लफ्ज़ है। इकोनॉमिक्स बेसिकली लातीनी जुबान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे प्रोफाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स वाज आदम स्मिथ। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे हु सेड द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। सो आदम स्मिथ इज द साइंस ऑफ सेड दैट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट वन इज फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स वाज। तो हमारे पास क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो आदम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया फाउंडर ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट वाज। न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो थे वो मार्शल ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया इन विच ईयर द बुक नेम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन। सो असूल माशियत नामी जो है वो किस सन के में लिखी गई थी, वो 1890 में लिखी गई थी। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया who did separate economic from the political science for the first time? So Marshall separated the economic for the first time. Next one is who did the economic as science of satisfying unlimited wants with limited means? So हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो है आपका रॉबिन्स। नेक्स्ट वन इज हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। सो रॉबिन्स कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट वन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द स्कोप इज। So economics is according to scope is science and arts. Next one is economic law are of conditional nature. Next one हमारे पास इस तरह आ गया method of driving इकोनॉमिक्स लॉ आर। तो हमारे किसी भी माशी कानून को अखज़ करने के जो तरीके हैं वो दो हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया हाउ मैनी आर द काइंड्स ऑफ थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स। सो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स के जो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम है वो हैं दो। नेक्स्ट वन इज विच इज़ नॉट स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारे पास मनी सिस्टम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक में स्टडी नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया पॉइंट ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन आर। सो रॉबिन्स डेफिनेशन पॉइंट्स जो है हमारे पास वो 4 होते हैं, 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया हु सेड दैट यू आर नॉट बिकम द गुड सिटीजन इफ यू हैव नो इकोनॉमिक्स व्यू। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया ड्रेन। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर केनिस रोट द बुक जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। So in the 1936, Keynes write the book. Next one is who is the father of the economics. So Adam Smith is the father of the economic. Next one is which law are framed by parliament. So state law are framed by parliament. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया who said that economics is positive science. Robin said that economics is positive science. Next one who did criticize the definition of Robbins. So Beveridge criticized the definition of Robbins. Next one हमारे पास इस तरह के which one is not included in microeconomics. So जो price है is not included in microeconomics which law are conditional. Economic law are conditional. Next one in microeconomic what kind of problem can be discussed. Determination of price problem can be discussed. Next one is when marginal utility is zero then the total utility is। अगर हमारे पास marginal utility zero हो तो total utility इसकी क्या होगी, maximum। Next one other name of law equimarginal utility is। अदर नेम ऑफ लॉ हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ इनडिफरेंसेस। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह की यूटिलिटी इज रिलेटेड टू। यूटिलिटी जो है वो रिलेट करती है डिजायर से। नेक्स्ट वन मार्जिन यूटिलिटी कर्व मूव। मार्जिन यूटिलिटी कर्व मूव मतलब मुतन फादा की जो खत का हरकत है वो करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, बाएं से दाएं नीचे की जानिब। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया द नेम ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन इज। सो द नेम ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन इज लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग marginal utility. Next one is relation between the price and the quantity demanded is called. So हमारे पास आ गया relation between price and quality and the law of the demand. Next one is a decrease in the demand for a commodity due to increase in its price is called. किसी शय की कीमत बढ़ने से इसकी तलब की कमी को कहा जाता है। So इसकी तलब की कीमत को क्या कहा जाता है, construction of demand, तलब का सुकड़ना। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आगे व्हेन डिमांड इंक्रीज ड्यू टू द फैक्टर इंस्टेड ऑफ प्राइस इज कॉल्ड। जब हमारे पास कीमत के अलावा जो है दूसरे मामले की वजह से तलब कम हो जाए तो वो क्या कहलाती है,
फॉल ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे एक्सेप्शन और लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हैव बीन स्टेटेड बाय। सो हमारे पास एक्सेप्शन ऑफ लिमिटेड मीन्स के कानून तलब की मंशियातें या हदूद बयान की गई हैं, तो वो हमारे पास किस में बयान की गई हैं, बेनहम। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आगे इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर increase due to the decrease in price then the nature of elasticity of demand will be। सो अगर शय की कीमत कम होने पर सार्फ का कुल खर्चा अगर बढ़ जाए तो तलब की लचक की नोयत होगी, तो तलब की लचक की नोयत क्या होगी, मोर देन यूनिटी। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आगे व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड इट इज कॉल्ड। तो हमारे पास जो डिमांड कर्व है अगर हमारे पास तलब जो है दाएं तरफ मुंतकिल हो तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, राइज ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी of a commodity which the consumer are ready to purchase at the particular price is called। शय किसी शय की वो मिकदार जो एक शख्स किसी खास कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो कहलाती है, वो क्या कहलाती है हमारे पास, इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया द गुड्स विच आर jointly demanded to satisfy a want are called। तो ऐसी अशिया जो किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इकट्ठी तलब की जाती हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया who present unity method to measure elasticity of demand। सो मार्शल जो है उसने प्रेजेंट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आगे डिमांड फॉर द गुड्स विच हैव डिफरेंट यूजेस इज कॉल्ड। वो डिमांड जो कि मतलब जिसकी डिफरेंट जो अलग अलग अशिया होती हैं वो उसकी तलब क्या कहलाती है, मोर इलास्टिक। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर इट्स एग्जिस्ट। तो हमारे पास प्राइस एंड कमोडिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, इनवर्स। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेलीविजन एंड वीसीआर इज। तो हमारे पास गुड्स और टेलीविजन मतलब टेलीविजन या वीसीआर के लिए जो डिमांड्स होती है इन जैसी चीज़ों के लिए वो क्या होती है, मोर इलास्टिक। नेक्स्ट वन आ गया स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व द एक्सपेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज। सो हमारे पास ये आ गया आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज डिमांड इज द कमोडिटीज हुज यूज कैन बी पोस्टपोन्ड इज। तो हमारे पास जिन अशिया का इस्तेमाल जो है मुतवी किया जाता है मतलब उनको पोस्टपोन किया जाता है, उनकी तलब होती है, उनकी तलब में ज़्यादा इलास्टिक होती है, ज़्यादा मतलब लचकदार होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ गया डिमांड फॉर द कमोडिटीज हैविंग डिफरेंट यूजेज। वो मुख्तलिफ अशिया का मतलब मुख्तलिफ अशिया रखने वाली अशिया की तलब मुख्तलिफ इस्तेमाल रखने वाली अशिया की तलब जो है वो भी मोर इलास्टिक में आ जाती है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज change in price। Next one is supply curves moves from the left to right upward, this tendency is called, this tendency is positive। Next one is unity method to measure elasticity of supply is presented by, it is presented by Marshall। Next one is supply curves shift due to the better technique of production। So the right answer is right side। Next one is cause of shifting of supply curves is so other factors। next one हमारे पास इस तरह आ गया who presented the unity method to measure the elasticity of supply। so मार्शल जो है उसने प्रेजेंट किया इसको उसके ये यूनिटी मेथड को। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया cause of movement along the supply curve is। सो हमारे पास जो cause of movement है सप्लाई के साथ साथ वो क्या होती है, चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द assumption ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। सो हमारे पास इसमें से कौन सी चीज़ मौजूद नहीं होती, वो है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन बाय फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट वन इज इफ सप्लाई इज फिक्स्ड इफ ड्यू टू द राइज ऑफ डिमांड इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम मतवाजन कीमत जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया एट इक्विलिब्रियम प्राइस डिमांड एंड सप्लाई। मुतवाजन कीमत पर जो तलब और हमारे पास सप्लाई होती है रसद वो क्या होती है, इट इज रिमेन सेम। नेक्स्ट वन सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या है, लेबर। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड लैंड। सो इसमें जो मंगला डैम है ये आपकी लैंड नहीं कहलाती। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया रिवर सी फॉरेस्ट रेन आर कॉल्ड, रिवर सी फॉरेस्ट रेन जो है वो हमारे पास लैंड कहलाते हैं। नेक्स्ट वन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबर। सो जो लेबर है वो सेपरेट नहीं किया जा सकता लेबर से। इमोटर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, सो इमोटर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे पास आ जाती है लेबर में। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज मार्जिनल प्रोडक्ट। सो हमारे पास जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज करती है मार्जिन प्रोडक्ट को वो क्या कहलाती है, वो भी आपकी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया द सेकंड नेम ऑफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इज। तो हमारे पास सेकंड नेम ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट हमारे पास क्या आता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट।
नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे, नो फैक्टर कैन टेक प्लेस ऑफ एनी अदर फैक्टर, इट इज एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट वन इज हमारे पास इस तरह आगे आ गया, व्हेन मार्जिन प्रोडक्ट रिमेन पॉजिटिव टोटल प्रोडक्ट गोज इन इंक्रीजिंग। नेक्स्ट वन हमारे पास आगे, इन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न मार्जिन प्रोडक्ट, तो हमारे पास जो कानून तकलील हासिल में मुतम पैदावार है वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है, गिर जाती है। इन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट मार्जिन प्रोडक्ट, सो हमारे पास लॉ ऑफ डिक्रीजिंग में जो है वो कॉस्ट भी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट वन, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज है वो हमारे पास मार्जिन प्रोडक्ट कहलाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इम्प्लिसिट कॉस्ट, सो रेंट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो इंक्लूडिंग नहीं होती इम्प्लिसिट कॉस्ट में। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज राइजिंग देन द मार्जिन कॉस्ट कर्व रिमेन अबव। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, dividing total revenue by the solid unit of output is attained, so the right answer is हमारे पास राइट आंसर आ गया एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका आ गया, व्हेन प्रोडक्शन ऑफ द फर्म इंक्रीज एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब फर्म की पैदावार बढ़ जाए तो हमारे पास जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज डैश मार्जिन रेवेन्यू, सो हमारे पास जो मुकम्मल मुकाबला है मतलब परफेक्ट कंपटीशन में वो एक दूसरे के बराबर होती है, इक्वल। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह के, डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द यूनिट ऑफ आउटपुट इज अटेन्ड, जो हमारे पास वो क्या इसमें एवरेज कॉस्ट में आती है, उसमें मुसारिफ में आती है, जो डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट मतलब कुल मुसारिफ को पैदावार की इकाइयों में तकसीम किया जाए तो। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज आ गया, व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज मार्जिन कॉस्ट इज डैश एवरेज कॉस्ट, तो मार्जिन कॉस्ट जो है वो मोर देन होती है एवरेज कॉस्ट के। नेक्स्ट वन इज टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास जो टोटल है फिक्स कॉस्ट का वो क्या है, टोटल कॉस्ट मतलब कुल मुसारिफ। नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन कॉस्ट विच चेंज द इन द लॉन्ग रन इज कॉल्ड, वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि लॉन्ग रन में चेंज होती है वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल मार्जिनल कॉस्ट डैश एवरेज कॉस्ट, तो हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट है वो मोर देन होती है। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, इफ द मोस्ट पार्ट ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म इट इज कॉल्ड मोनोपोली। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, यूजुअली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन under the monopoly is more than a unit. Next one, if there is a large number of the firms in some particular industry then the situation is called, तो वो हमारे पास जो situation है वो क्या कहलाती है, perfect competition। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, in monopoly when total revenue of a firm is maximum, जब हमारे पास मोनोपोली की इजारादारी के अंदर जब आपके फर्म की जो कुल वसूली से ज़्यादा हो, हमारे पास जब फर्म की वैल्यू जो है वो कुल वसूली से ज़्यादा हो तो हमारे पास क्या आता है, देन इट्स मार्जिनल रेवेन्यू इज, तो इसका इस वक्त मुततिम वसूली होती है, मुततिम वसूली हमारे पास क्या आती है, ज़ीरो। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ दिस, हमारे पास इस इक्वेशन का जो देन द फर्म, अगर ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद हो तो हमारे पास जो फर्म है वो क्या होगी, and normal profit। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिक्स सम फैक्टर्स आर इनविजिबल, सो किस इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स हैं वो इनविजिबल होते हैं, इट इज हॉब्सन। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया इसी तरह, अमाउंट ऑफ मनी अटेन्ड बाय सेलिंग मार्जिनल कॉस्ट इज, वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि मार्जिनल कॉस्ट को अटेंड मतलब सेल करके अटेंड की जा सकती है वो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, सेकंड नेम ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट इज, सो हमारे पास फैक्टर का जो सेकंड नेम है वो क्या कहलाता है, इनपुट। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया इसी तरह, अकॉर्डिंग टू द पाइगो नेशनल इनकम इज द पार्ट ऑफ द मटेरियल वेल्थ, सो द राइट आंसर इज विच कैन बी मेजर्ड बाय द स्केल ऑफ मनी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, इफ वी सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पर्सनल इनकम वी गेट, सो हमारे पास अगर हम जो शख्सी आमदनी में से जो उसके बराह रास्त टैक्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस उसको निकाल दें तो वो हासिल होती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सो इनमें से ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आपकी कौन सी नहीं कहलाती, तो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे आ गया इकोनॉमिक ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास इसी तरह, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल नेशनल इनकम इन कम्प्रीहेंसिव वे वाज प्रेजेंटेड बाय, सो हमारे पास नेशनल इनकम जो है कम्प्रीहेंसिव वे में वो किसी ने प्रेजेंट की, केन्स ने। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, द इनकम विच अ पर्सन कैन यूज अकॉर्डिंगली ऑफ हिज विल इज कॉल्ड, सो वो हमारे पास वो इनकम जो कि पर्सन जो है वो अपने अकॉर्डिंग विल के अकॉर्डिंग यूज कर सकता है वो क्या कहलाता है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
सो हमारे पास ये हमारे पास आ गया इनकम रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्री। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइजेस। तो नेक्स्ट वन इज one is not included in measuring national income. So services of house lady is not including. Next one is period of measurement of national income is 1 year. Next one हमारे पास इसी तरह MCQs आपका आ गया the coins whose current price is greater than their intrinsic value are called token money. Next MCQs is kinds of credit money are. So kinds of credit money are check and draft, and next one is the main cause using the check as money is. So the main cause is in transportation. Next one, relationship between the value of the money with the quantity of money is. So value of money और quantity of money के दरमियान जो relation है वो क्या है inverse. Next one of the following is no then advantages of the paper money. So perfectly inelastic supply जो है वो हमारे पास उसका जो कागजी जर के फायद के शामिल नहीं होता। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया देयर एग्जिस्ट आ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सो इनवर्स रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान पाया जाता है। आर पाकिस्तानी कॉइन्स आर टोकन मनी। तमाम जो पाकिस्तानी कॉइन्स हैं वो हमारे पास क्या है टोकन मनी। नेक्स्ट वन यूज ऑफ द काउंट मनी इन पाकिस्तान इज यूज ऑफ काउंट मनी इन पाकिस्तान इज रुपी। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया प्राइसेस ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ द इन्फ्लेशन। सो हमारे पास जो अफरात ज़र में जो कीमतें हैं वो क्या होती हैं इंक्रीज होती हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका आ गया अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वन हैविंग द क्वांटिटी ऑफ मनी प्राइसेस बिकम हाल्फ। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह एमसीक्यूज आ गया द मनी हुज फेस वैल्यू इज इंट्रिंसिक वैल्यू आर डिफरेंट। सो हमारे पास वो टोकन मनी में आ जाता है। नेक्स्ट वन आ गया कॉज ऑफ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज। सो कॉज ऑफ डिमांड इज इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशन और इंक्रीजेज इन कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया चेक ऑफ द डिपॉजिटर इन द बैंक आर। तो हमारे पास डिपॉजिटर में जो बैंक के डिपॉजिटर में जो चेक्स हैं वो क्या हैं ऑर्डर्स। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया इन विच फेज ऑफ अ ट्रेड साइकिल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम बिकम वेरी लो। सो हमारे पास इसमें कौन सा ट्रेड्स आता है आपका डिप्रेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी इज प्रेजेंटेड बाय। ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की जाती है बाय मैसेज एंड कैसल। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड इज प्रेजेंटेड बाय। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड जो है वो प्रेजेंट की जाती है का संपीटर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया ड्यूरिंग द फेज ऑफ द डिप्रेशन लेवल ऑफ द नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज। सो हमारे पास लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट है लोएस्ट। नेक्स्ट वन कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज कॉल्ड। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया आपका इन विच ईयर नेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टेब्लिश। सो 1944 नेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो एस्टेब्लिश किए गए। फॉरेन एक्सचेंज इज यूज। फॉरेन एक्सचेंज इज यूज फॉर इन इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज इंटरनेशनल। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द बेस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ David Ricardo is comparative cost. Next one, the good thing in private finance is income is more than the expenditure. Next one हमारे पास इस तरह आ गया which one of the following public expenditure is related to transport. So इनमें से कौन सा जो है वो हमारे पास relate करता है रेलवे। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया if the rate of tax does not change with the decrease of increase in the level of the income is called. So they are called proportional tax. Next one हमारे पास आ गया which tax is the direct tax. Income tax is the direct tax. Next one is if the income of the expenditure of the government are equal to the such budget are called balanced budget. Next हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया the revenue collection of the government and spending policy is called. They are called fiscal policy. सो स्टूडेंट्स ये थे आपके तमाम एमसीक्यूज जो कि अभी मैंने रीड आउट किए। इन तमाम एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार कीजिएगा, अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। सो इनकी तैयारी अगर आप अच्छे से कर लें तो आपका तकरीबन इंशाल्लाह तमाम एमसीक्यूज का पोर्शन इन्हीं में से आएगा, क्योंकि ये आपके पास पेपर में से लिए गए और जिस तरह से आपके एमसीक्यूज बनते थे बुक में से वो भी बना के आपको दिए गए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।